केशव नगर की सीमा से सटा हुआ एक जंगल था जो रात के भयावह अंधेरे में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उस भयानक जंगल के एक घने वृक्ष के नीचे लकड़ियां जलाए हुए एक तांत्रिक तेज आवाज में मंत्र पढ़े जा रहा था। तभी एक व्यक्ति धीरे धीरे उस सन्नाटे को चीरता हुआ तांत्रिक के पास आकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था। तांत्रिक उस व्यक्ति की ओर देखकर बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम अच्छी तरह से जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं। चिंता मत करो, मेरी सिद्धि पूरी होने वाली है। अब बस तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। इतना बोलकर तांत्रिक जमीन की मिट्टी उस नकाबपोश व्यक्ति को पकड़ाता हुआ बोला, ये लो, इस मिट्टी को उसके कमरे में रख देना और फिर उसके बाद आंखें बंद करके जो कुछ भी होगा उसे देखते रहना। नकाबपोश व्यक्ति उस मिट्टी को लेकर कुछ ही देर में तांत्रिक की नजरों से ओझल हो गया। इस घटना के कुछ दिन बाद विजय अपने खेत में मेहनत से कड़ी धूप में काम कर रहा था कि तभी विजय के गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। मुखिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही थीं। विजय मुखिया की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या हो गया मुखिया जी? आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें कैसी झलक रही हैं? अरे क्या बताएं विजय, तुम तो जानते हो कि गंगा ताई के बेटे का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, हो सकता है मुखिया जी कि गंगा ताई का बेटा खेलते खेलते जंगल की ओर चला गया हो और किसी जंगली जानवर का, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन शिकार बन गया हो। मुझे लगता है कि गंगा ताई के पुत्र के लापता होने के पीछे की जो वजह है ना, वो कुछ और ही है। अच्छा, लेकिन मुखिया जी, क्या आपने जंगल में तलाश किया क्या उसको? देखो विजय, जहां तक हमसे हो सका जंगल में गंगा ताई के पुत्र को हमने बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? खैर, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मुखिया जी कि गंगा ताई को उनका पुत्र मिल जाए। वैसे भी उनका एक ही तो पुत्र था बेचारा, उनका सहारा। चलिए चलते हैं मुखिया जी, राम राम। कुछ देर बाद मुखिया वहां से चला गया और विजय शाम के समय अपने घर की ओर चला गया। दरअसल कुछ दिन पहले ही विजय की पड़ोसी गंगा ताई का 10 वर्षीय पुत्र शाम के समय अचानक लापता हो गया था। तब से सारा गांव मिलकर उसे ढूंढ रहा था, मगर उसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया था। विजय जैसे ही अपने घर पर पहुंचा कि तभी उसकी पत्नी गीता उससे बोली, घर पर जल्दी आ जाया करिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से गंगा ताई का पुत्र लापता हुआ है तब से मुझे कितनी चिंता रहती है। अरे गीता, गंगा ताई के पुत्र के लापता होने का अफसोस तो सबको है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें किस बात की चिंता सताई जा रही है? मत भूलिए, हमारी पुत्री चंपा भी 10 वर्ष की ही है। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारी पुत्री भी गंगा ताई के पुत्र की तरह कहीं लापता ना हो जाए। इसलिए मैं अब चंपा को गांव में खेलने भी नहीं देती। अरे कितनी बार कहा है गीता कि हमेशा शुभ शुभ सोचा करो, ऐसी बकवास फालतू बातें ना किया करो। ऐसे बुरे विचार अपने मन में लाओगी ना तो फिर बुरा ही होगा हमारे साथ। हमारी पुत्री को कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो, है ना? इतना मत सोचो। विजय ने इतना कहा ही था कि तभी गांव का मुखिया विजय के घर पर आ पहुंचा। अरे विजय, जल्दी चलो जल्दी। अरे बिरजू की बेटी जो है ना, वो छत पर खेल रही थी। अचानक से वो बुरी तरह से चीखने लगी। बिरजू और उसकी पत्नी जब छत पर गए, हे भगवान, उनकी पुत्री भी गायब थी। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा कैसे हो क्या सकता है विजय, यही हुआ है, जल्दी चलो। विजय मुखिया के साथ तुरंत बिरजू के घर पर पहुंच गया। बिरजू और उसकी पत्नी फूट फूट कर रो रहे थे। विजय बिरजू की ओर देखकर बोला, बिरजू भैया, ये क्या हो गया? मुखिया जी जो बता रहे हैं वो सब सत्य है? हाँ विजय, सब सही है।
अरे जब से गंगा ताई का बेटा गायब हुआ था, अरे तब से मैं अपनी पुत्री को गांव में नहीं खेलने दे रहा था। वो बेचारी छत पर ही दोपहर के समय खेलने चली जाती थी। कुछ देर पहले अचानक से उसके चीखने की आवाज आई। हम दोनों पति पत्नी छत की ओर भागे, लेकिन हमने देखा कि हमारी पुत्री छत पर थी ही नहीं। लेकिन याद करो बिरजू कि हो सकता है कि तुम्हारी पुत्री छत पर ना हो, घर के बाहर हो या कहीं गिर गई हो। अरे नहीं विजय, उस समय घर के दरवाजे अंदर से कुंडी लगा के बंद थे। मेरी पुत्री छत पर ही थी। मैंने देखा आसपास कहीं गिरी भी नहीं है। अरे क्या करें? बिरजू की बात सुनकर विजय गहरी सोच में पड़ गया। हाँ विजय, अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है इस पर? मुखिया जी, मुझे तो यह मामला अब बड़ा ही रहस्यमयी नजर आने लगा है। हाँ, अरे विजय, मुझे तो लगता है कि गंगा ताई का पुत्र भी ऐसे ही गायब हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा मन नहीं मानता। अरे मेरा मन कुछ और ही कहता है। मुखिया जी, अब तो मुझे भी अपनी पुत्री चंपा का डर सताने लगा है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमारे गांव का और हमारे बच्चों का और हमारे आगे आने वाले भविष्य का सवाल हो गया है ये तो। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर बताओ विजय, हम क्या करें? पूरे गांव में केवल तुम ही समझदार और शिक्षित व्यक्ति हो। बताओ क्या किया जा सकता है? हाँ, सबसे पहले तो इस बात की सूचना हमें महाराज प्रताप को देनी होगी। अगले दिन विजय मुखिया के साथ केशव नगर राज्य के राजा प्रताप के महल में पहुंच गया। राजा प्रताप उस समय अपने सिंहासन पर अपने पुत्र राजकुमार ध्रुव के साथ बैठा हुआ था। विजय राजा प्रताप की ओर देखकर सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, पहले गंगा ताई का पुत्र गायब हुआ। हमें लगा कि शायद वो जंगल में कहीं भटक गया होगा और किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया होगा। लेकिन महाराज, कल तो गजब हो गया। हमारे गांव में जो बिरजू का घर है, उसकी पुत्री अपने घर के छत से ही गायब हो गई। विजय की बात सुनकर राजा प्रताप बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। महाराज, विजय जो कह रहा है वो सब सत्य है महाराज। मुखिया की बात सुनकर राजा प्रताप क्रोधित होता हुआ मुखिया से बोला, अरे तुम्हें क्या शक्ल से मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन बेकार की बातों पर विश्वास करके अपना समय गवाऊंगा? निकल जाओ यहाँ से। गंगा ताई का पुत्र गांव से अचानक गायब हो गया, मैं इस बात पर तो विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन बिरजू की पुत्री छत से अचानक गायब हो गई, ये बात विश्वास करने योग्य नहीं है। क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि अब भूत प्रेत चुड़ैल सरेआम दिन दहाड़े आम इंसानों पर हमला कर रहे हैं? तभी राजा प्रताप के बगल में बैठा हुआ उनका पुत्र राजकुमार ध्रुव अपने पिता राजा प्रताप से बोला, पिताजी, क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये बेचारे गांव के लोग हैं, अपना दुख आपके पास लेकर आए हैं। ये आपके पास नहीं आएंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? हाँ राजकुमार, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ, क्या इनकी बातें विश्वास योग्य हैं? क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या? बोलो। पिताजी, लेकिन आप पहले इन बेचारों की आंखों में तो देखिए। इनकी आंखों में इनके बच्चों की चिंता साफ साफ दिखाई दे रही है। ये झूठ नहीं बोल रहे। अगर ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो वास्तव में ऐसा हुआ होगा। इनकी आंखें इनकी सच्चाई बयां कर रही हैं। मैं स्वयं इस मामले की तह तक जाऊंगा महाराज। अपने पुत्र राजकुमार ध्रुव की बात सुनकर राजा प्रताप मुस्कुराते हुए बोला, प्रजा के प्रति तुम्हारे मन में दया देखकर मुझे काफी अच्छा लगा ध्रुव। तुमने अभी से इस राज्य की बागडोर संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। एक कुशल राजकुमार की यही पहचान होती है, और याद रखना, कुशल राजकुमार ही महान राजा बना करते हैं। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ध्रुव मुस्कुराता हुआ विजय
और मुखिया की ओर देखकर बोला। सुनो, तुम दोनों अपने गांव जा सकते हो। आज से मैं इस मामले की छानबीन करूंगा और मैं तुम्हारे गांव में तुमसे मिलने के लिए अवश्य आऊंगा। ठीक है, जाओ। राजकुमार ध्रुव की बात सुनकर विजय और मुखिया वहां से चले गए। कुछ देर बाद ध्रुव शाम के समय महल के बाहर बगीचे में गहरी सोच में टहलने लगा। उसके मन में विजय और मुखिया की बताई हुई घटना ही चल रही थी। तभी वहां पर मंत्री रघुनाथ का 12 वर्षीय पुत्र रतन आ पहुंचा और बड़ी मासूमियत से ध्रुव की ओर देखकर बोला। क्या हुआ राजकुमार, आप क्या सोच रहे हैं? रतन को देखकर ध्रुव मुस्कुराता हुआ रतन सिंह की ओर देखकर बोला। कुछ नहीं रतन, बस ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बगीचे में खेल रहा था। ओह, चलो चलो, अब शाम के समय ना अपनी माँ के पास खेलो। ठीक है, जाओ बेटा, जाओ। ध्रुव की बात सुनकर रतन मुस्कुराता हुआ वहां से कुछ ही दूर आगे की ओर बढ़ा था कि तभी अचानक रतन के इर्द गिर्द काला धुआं फैलने लगा। ये देखकर ध्रुव बुरी तरह से चौंक पड़ा। अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बड़ी ही भयानक दिखने वाली स्त्री का रूप धारण कर लिया। उस भयानक दिखने वाली स्त्री को देखकर रतन बुरी तरह से सहम गया और चीखने लगा। तभी उस भयानक स्त्री ने रतन को पकड़ लिया। अगले ही पल फिर से चारों ओर धुआं फैल गया और कुछ ही देर में वो धुआं समाप्त हो गया। ध्रुव ने देखा कि अब वहां पर रतन का नामो निशान मौजूद नहीं था। तभी ध्रुव के कानों में उसकी बहन राजकुमारी रेखा की आवाज टकराई। ध्रुव ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पीछे उसकी बहन राजकुमारी रेखा खड़ी हुई उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। क्यों राजकुमारी रेखा, जहां तक मैं देख रहा हूं कि तुम पिछले कुछ दिनों से रोज रोज शिकार करने जा रही हो और महल में भी देर रात आती हो, और जहां तक मैं जानता हूं तो तुम्हें शिकार करने का शौक तो नहीं था। क्यों, ये अचानक से तुम्हें शिकार करने का शौक कहां से लग गया? ध्रुव की बात सुनकर राजकुमारी रेखा मुस्कुराती हुई बोली। आप भूल रहे हैं भैया कि मैं राजा प्रताप की पुत्री हूँ और राजाओं की संतानों को शिकार का शौक कब लग जाए कुछ पता नहीं होता। इतना कहकर राजकुमारी रेखा महल के अंदर चली गई। ध्रुव दौड़ता हुआ राजा प्रताप के कक्ष में जाकर राजा प्रताप को सारी घटना बताने लगा। ध्रुव के मुंह से इस तरह की रहस्यमयी घटना सुनने के बाद राजा प्रताप के बगल में बैठा हुआ मंत्री रघुनाथ बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये आप क्या क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं मंत्री जी। रतन, आपका बच्चा, वो महल के बाहर खेल ही रहा था। मुझसे उसने कुछ बातें की। मैंने उसे कहा कि जाओ बच्चे अपनी माँ के पास खेलो, और वो थोड़ा सा आगे गया कि तभी काला धुआं उसके चारों तरफ फैलने लगा और उस काले धुएं ने एक बड़ी ही भयानक सी दिखने वाली स्त्री का रूप ले लिया और कुछ पल के बाद में वो फिर से धुआं बन गई और सब सामान्य हो गया मंत्री जी। लेकिन हमारा रतन गायब हो गया। ये तो बहुत ही गंभीर समाचार है। हमें तुरंत कुछ ना कुछ करना होगा। इसका मतलब विजय और मुखिया सही कह रहे थे। महल के मंत्री के पुत्र का अचानक से गायब हो जाना ये कई संदेह प्रकट करता है। अगले दिन राजा प्रताप के दरबार में केशव नगर राज्य के बच्चों की लापता होने की खबरों का अंबार लग गया। ये सब देखकर राजकुमार ध्रुव बुरी तरह से चिंता में पड़ गया और महल के बाहर चिंतित अवस्था में टहलने लगा। तभी मंत्री रघुनाथ वहां आकर राजकुमार ध्रुव से बोले। राजकुमार ध्रुव, ऐसे चिंतित मत रहिए। अब हमारा रतन वापस नहीं आएगा। अब भूल जाइए उसे। अरे तो आप ही बताइए मंत्री जी, मैं क्या करूं? जब से मैंने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखा है, मैं तो जैसे अपने सोचने और समझने की शक्ति ही खो चुका हूं। राजकुमार ध्रुव, यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक साधु बाबा बैठते हैं।
कहते हैं कि उनके पास कुछ दिव्य शक्तियां भी हैं। मुझे लगता है कि हमें साधु बाबा से जाकर मिलना चाहिए। मंत्री रघुनाथ की बात सुनकर ध्रुव तुरंत उसी समय जंगल की ओर रवाना हो गया। कुछ देर के बाद ध्रुव घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। उस वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। साधु रहस्यमयी अंदाज में ध्रुव की ओर देखकर बोले, क्या बात है राजकुमार, ऐसा क्या हो गया कि आप इस जंगल में एक साधु के पास चलकर आए हैं? ध्रुव सारी घटना साधु को बताता हुआ बोला। ये मामला बहुत गंभीर है साधु महाराज। ध्रुव की बात सुनकर साधु का चेहरा गंभीर हो गया। यहां से कुछ दूर एक नदी बहती है, तुम्हें तुरंत उस नदी की ओर जाना होगा। इतना बोलकर साधु अभिमंत्रित सिंदूर ध्रुव को पकड़ाते हुए बोले, इस सिंदूर का थोड़ा सा अंश उस नदी में फेंक देना। तुम्हें उस इंसान का चेहरा नजर आ जाएगा जिसका अगला बच्चा शिकार होने वाला होगा। तुम्हें तुरंत उस बच्चे के पास शाम से पहले पहुंचना होगा, और जब वो भयानक सी दिखने वाली डायन उस बच्चे का अपहरण करने के लिए आए, तुम्हें तुरंत इस सिंदूर को उसके चेहरे पे फेंकना होगा। कुछ पल के लिए उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम जान जाओगे कि वो कौन है जो बच्चों का अपहरण कर रही है। अच्छा, ये जानने के बाद मुझे क्या करना होगा, और उन बच्चों का क्या होगा बाबा जो अपहरण हो चुके हैं? तब तक मैं एक साधना करूंगा। जब तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अगला कदम क्या उठाना है। अब देर मत करो, जाओ। साधु की बात सुनकर राजकुमार ध्रुव साधु की बताई हुई दिशा की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वो एक नदी के सामने खड़ा हुआ था। ध्रुव ने साधु के दिए हुए अभिमंत्रित सिंदूर के कुछ अंश उस नदी के अंदर फेंक दिए। जैसे ही अभिमंत्रित सिंदूर नदी पर गिरा, नदी के अंदर राजकुमार ध्रुव को विजय का चेहरा दिखाई दिया। हाँ, ये तो विजय है जिसने सबसे पहले बच्चों के गायब होने की सूचना महल में दी थी। ध्रुव तुरंत घोड़े पर विजय के गांव की ओर रवाना हो गया। कुछ घंटे बाद ध्रुव विजय के घर के अंदर खड़ा हुआ था। ध्रुव को देखकर विजय चौंकता हुआ बोला, राजकुमार ध्रुव, आप? हाँ, यहाँ आना मेरा जरूरी था विजय। मुझे पता लगा है कि अगला शिकार तुम्हारी ही संतान है। ये सुनकर विजय की पत्नी बुरी तरह से डर गई और रोती हुई विजय से बोली, कुछ देर पहले ही चंपा बाहर खेलने गई है। डरो मत, डरो मत। मुझे वहां ले चलो जहां चंपा खेल रही है। गीता और विजय ध्रुव को अपने घर के बाहर की ओर ले गए और चंपा को तलाशने लगे। कुछ ही देर में चंपा उन्हें एक पेड़ के नीचे खेलती हुई नजर आ गई। राजकुमार ध्रुव को देखकर वहां पर मुखिया भी आ पहुंचा। मुखिया वहां पहुंचा ही था कि तभी चंपा के इर्द गिर्द काला धुआं फैलने लगा और ये काला धुआं उसी भयानक दिखने वाली स्त्री में परिवर्तित हो गया, जिसे देखकर चंपा बुरी तरह से कांप गई। ठीक उसी समय राजकुमार ध्रुव ने दौड़ते हुए अभिमंत्रित सिंदूर उस बला के मुंह पर फेंक दिया। ऐसा करते ही वो बला देखते ही देखते राजकुमारी रेखा में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजकुमार ध्रुव की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। राजकुमारी रेखा, तुम? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतना घिनौना और घटिया काम कर सकती हो। ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें ये रातों रात शिकार खेलने का शौक कहां से जाग गया और तुम महल में देर रात तक क्यों आती थी। अच्छा, मुझे पक्का यकीन है कि तुम किसी शैतान के चक्कर में फंसी हुई हो और गलत काम को अंजाम दे रही हो। सीधी तरह से बता दो कि बच्चों का अपहरण करके कहां ले जा रही हो। राजकुमार ध्रुव ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमारी रेखा दोबारा काले धुएं में परिवर्तित हो गई और चंपा को लेकर वहां से गायब हो गई। तभी वहां पर वही साधु प्रकट हो गए और राजकुमार ध्रुव की ओर देखकर बोले, मैंने रहस्य का पता लगा लिया है राजकुमार ध्रुव। मुझे पता है कि राजकुमारी रेखा उन बच्चों का अपहरण करके कहां ले जा रही है, और मैंने ये भी पता लगा लिया है
कि राजकुमारी ये सब एक सम्मोहन में आकर कर रही है। राजकुमारी रेखा अपने होश में नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? देर मत करो ध्रुव, मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि जिस बच्ची का राजकुमारी रेखा अपहरण करके ले गई है वो बच्ची आखिरी अपहरण है। आज रात अमावस्या की रात है। आज रात उन सब बच्चों की बलि दी जाएगी। उनकी बलि देने से पहले हमें उन बच्चों के पास पहुंचना होगा। जानता हूं मैं कि वो बच्चे कहां हैं। चलो। ध्रुव ने तुरंत साधु का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल साधु ध्रुव को लेकर वहां से गायब हो गया। कुछ ही देर में ध्रुव ने अपने आप को एक गुफा के अंदर मौजूद पाया, जहां पर वो सारे बच्चे डरे सहमे बैठे हुए थे और एक तांत्रिक उन बच्चों को देखकर मंत्र पढ़े जा रहा था। चंपा भी वहां पर डरी सहमी बैठी थी और राजकुमारी रेखा बेहोश पड़ी हुई थी। तांत्रिक राजकुमार ध्रुव की ओर देखकर बोला, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा भांडा फूट चुका है तांत्रिक। अब तुम अपने काले मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। मुझे पता लग गया है कि तुम इन बच्चों की बलि देकर अमर होने की कोशिश कर रहे हो। मूर्ख! यह सच है कि मैं ये सब कुछ अमरता के लिए कर रहा हूं, मगर अमर मैं नहीं बल्कि कोई और होना चाहता है। ये सुनकर राजकुमार ध्रुव बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या क्या आप बकवास कर रहे हो? साधु महाराज ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने मेरी बहन रेखा को सम्मोहन में फंसाकर इन सारे बच्चों का अपहरण करवाया है, तो जाहिर सी बात है बच्चों की बलि देकर तुम खुद अमर होना चाहते होगे। तभी राजकुमार ध्रुव के कानों में उसके पिता राजा प्रताप की आवाज टकराई, जो कि उसके ठीक पीछे खड़े हुए थे। ध्रुव और साधु ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। क्या पिताजी आप? हाँ, मैंने ही इन सारे बच्चों का अपहरण करवाया था। ये तांत्रिक मेरे लिए ही काम करता है। और तो और राजकुमारी रेखा के कमरे में तांत्रिक की दी हुई अभिमंत्रित काले जादू की मिट्टी मैंने ही रखी थी। उसी तांत्रिक के जरिए राजकुमारी रेखा के अंदर एक चुड़ैल प्रवेश कर गई और राजकुमारी रेखा सम्मोहित हो गई। और क्या? पिताजी, आपको ऐसा करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? राजकुमारी रेखा आपकी बेटी है पिताजी। आपने अपनी बेटी का ही इस्तेमाल किया। अरे मूर्ख राजकुमारी मेरी सगी पुत्री नहीं है, बल्कि मेरी दूसरी पत्नी की पुत्री है। जब मैंने अपनी दूसरी पत्नी से विवाह किया था तब राजकुमारी रेखा उसके साथ ही महल में आई थी। वाह 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 पिताजी, आपने ये तो सोच लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि कुछ भी हो लेकिन राजकुमारी रेखा तो आपको अपना पिता मानती है ना, उसका क्या? अरे हाँ, अमर होने के लिए अगर मुझे तुम्हें भी इस्तेमाल करना पड़ता ध्रुव, तो मैं वो भी करता, समझे? तभी साधु अपनी झोली से अभिमंत्रित सिंदूर निकालकर ध्रुव को पकड़ाता हुआ बोला, मैं जानता था तांत्रिक के पीछे कोई और भी होगा, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो स्वयं महाराज होंगे। लेकिन अब इस राज्य के तुम होने वाले राजा हो। इस अभिमंत्रित सिंदूर को तुरंत इस तांत्रिक के ऊपर फेंक दो, परंतु याद रखना, तांत्रिक के जलने के साथ साथ तुम्हारे पिता भी जल कर राख हो जाएंगे। जो करना है जल्दी करो। साधु बाबा, इस राज्य की भलाई के लिए अगर मुझे अपने पिता को भी सजा देनी पड़े तो मुझे स्वीकार है। इतना कहकर राजकुमार ध्रुव ने वो अभिमंत्रित सिंदूर साधु के ऊपर फेंक दिया। ऐसा होते ही साधु के शरीर में आग लग गई। साधु के शरीर में आग लगते ही राजा प्रताप के शरीर में भी आग लग गई और कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए और राजकुमारी रेखा होश में आ गई। उसके ऊपर से सम्मोहन खत्म हो चुका था। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। राजकुमार ध्रुव ने सभी बच्चों को उनके घर पहुंचा दिया
और अपनी बहन राजकुमारी रेखा को लेकर अपने महल वापस आ गया।